क्लोरॉक्सिमाइन, सर्टेलाइन, पेरोक्सिटाइन, सिटालोप्राम, इस्टालोप्राम। इसके अलावा ये ओसीडी में दी जाती है, एंजाइटी में, फोबिया में, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन कंडीशन में भी यूज की जाती है। ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव, यानी ऑब्सेशंस आर रिपीटेड थॉट्स एंड कंपल्शंस आर रिपीटेड एक्ट और एक्टिविटी। इसके अलावा जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, नाम से दिख रहा है पोस्ट ट्रॉमा, तो पोस्ट ट्रॉमा में होगा क्या? फ्लैशबैक आएंगे। याद है कि वो भयानक हादसा, अब उसके फ्लैशबैक आ रहे हैं, यानी कि बार बार जो हादसा था उसकी याद आ रही है, सीन वापस रिक्रिएट होता है माइंड में, आंखों के सामने, तो डरता है इंसान वापस, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इसके अलावा जनरलाइज एंजाइटी का मतलब जनरल, एज ए जनरल पेशेंट होल डे एंशियस रहेगा, पेशेंट इज एंशियस होल डे, एवरी मिनट एवरी सेकंड, पूरे 24 घंटे एंजाइटी रहना जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। और फोबिया और एंजाइटी में फर्क क्या है तुमको पता है? फोबिया रियल डेंजर से सामना होने पे है, एंजाइटी इमेजिन डेंजर है। क्या है? इमेजिन डेंजर, एग्जाम में पेपर अच्छा नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये एंजाइटी है। गली में कुत्ता सामने खड़ा है, वो चिल्ला रहा है, हाँ आओ आओ, है तो इसका मतलब काट सकता है रे, तो वो फोबिया है। वो क्या है? फोबिया। पैनिक डिसऑर्डर एक सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है, सीवियर एंजाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें भयंकर तरह की एंजाइटी है, पेशेंट को ऐसा लगता है आज बच नहीं पाएंगे, आज तो मारे जाएंगे, चोकिंग सेंसेशन, इंपेंडिंग डूम जैसा फीलिंग आती है। अब ये लिख पाए तीनों? हो गया था? ठीक है, लो बताओ ऐसे सारे कैसे काम करेगी बताओ। अभी मैंने बताया किधर से रोकेगा, कि आगे चाचा ताऊ भाई खड़े थे और वो वापस चली गई कहां? घर में। तो घर का क्या नाम है? वो कौन सा है? जी सही है कि ऐसे सारा इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन बाय प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, वही प्री सिनेप्टिक में जो वापस जा रहा है उसी को रोकना है। तो अगर कोई लिखना चाहे तो ये प्री सिनेप्टिक लिख लेना, ये एक लाइन लिखना है सिर्फ सी ऑप्शन वाली, कि ऐसे सारा वर्क बाय ब्लॉकिंग द प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स और न्यूरॉन। रीअपटेक कहां रोकती है? रीअपटेक कहां हो रहा है? वापस प्री सिनेप्टिक में आ रहा है, तो प्री सिनेप्टिक को ही रोकना है। जब रोकेंगे नहीं तो वो ट्रांसपोर्टर में बैठ के रिसेप्टर साइड पे बाइंड हो जाएगी और पोस्ट सिनेप्टिक में आ जाएगी, तो वहां से मेले में निकल लेंगे झूला झूल के, है। अब साथ में कौन है वो तुम्हारी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे सारा क्या करती है भाई? प्री सिनेप्टिक में रीअपटेक को रोकती है, रीअपटेक को रोकती है, ताकि ट्रांसपोर्टर के थ्रू पोस्ट सिनेप्टिक में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा हुआ रहे, लेवल बढ़ा हुआ रहे। बढ़ जाएगा लेवल, अब बढ़ेगा कि नहीं? मुश्किल लग रहा मामला। साइड इफेक्ट्स ऑफ एसएसआरआई लाइक मोस्ट कॉमनली नोसिया है, फॉलोड बाय एंजाइटी एंड डायरिया, एंजाइटी एंड डायरिया, यानी कि जीआई डिस्टर्बेंस करेगा मोस्ट कॉमनली, और साथ में एंजाइटी के सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा अदर साइड इफेक्ट लाइक डिलेड इजैकुलेशन, मेल में डिलेड इजैकुलेशन करता है, इसलिए जिन मेल को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो उनको कभी कभी एसएसआरआई ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा सेक्सुअल डिस्फंक्शन में ये भी लिबिडो डिक्रीज करता है, एनर्गोइज्मिया कॉज करता है, लेस सेडेटिव है। इसके अलावा ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिले करता है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन अगर डिले हो तो क्या होता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब क्या है? हाँ, प्लेटलेट का काम क्या है? हाँ, प्लग इन होके क्या करना है? प्लेक बनाना है जिससे ब्लीडिंग रुकती है। तो यहाँ जब प्लेटलेट की जो क्लम्सिंग है इसको डिले कर देती है एसएसआरआई, तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को स्वेटिंग ज्यादा है और वेट गेन ये भी करती है। तो ध्यान रखना है, इसमें मेनली जीआई डिस्टर्बेंस करती है, कॉमन डिस्टर्बेंस और कॉमन साइड इफेक्ट जो है जीआई डिस्टर्बेंस है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन कॉज कर सकती है, लेस सेडेटिव एज कंपेयर टू अदर एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग, और इसका जो साइड इफेक्ट होने के कारण डिलेड इजैकुलेशन इसका सेकेंडरी इफेक्ट है, इसलिए मेल्स में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए ट्रीटमेंट में ये प्रिस्क्राइब भी की जाती है। तो ये शाणे पाटिल, इसका जवाब मैं दे सकता था पर दिया नहीं है। चलो कोई नहीं, उधर आऊंगा तब कान में कहूंगा। डिक्रीज लिबिडो का मतलब होता है डिक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर, डिक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर। एंड ऑर्गेज्म का मतलब होता है ऑर्गेज्म इज द हाईएस्ट प्लेजर फेज ऑफ सेक्सुअल साइकिल, ऑर्गेज्म का मतलब होता है हाईएस्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। तो ये पेशेंट जब ये चल रही हो तो सेक्सुअल प्लेजर फील नहीं कर पाएगा और सेक्सुअल इंटरेस्ट भी डिक्रीज रहेंगे, लेस सेडेटिव है एज कंपेयर टू अदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस में, मेल में स्पेशली प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस में इसको ट्रीटमेंट के तौर पे प्रिस्क्राइब की जाती है, और कॉमनली जो इसका साइड इफेक्ट है वो जीआई डिस्टर्बेंस है एंड एंजाइटी है। हो गया? हम्म, नहीं हुआ। तुम प्रो बन चुकी हो यार, कैसे कैसे कर लिया? तुम पहले इसी लिस्ट में थी लेट वाली में, आजकल क्यों तुमसे पहले लिखा हुआ बैठी रहती है? बढ़ गई, शाबाश, ये प्रो हो चुकी है भाई लड़की। हो गया अब देखो तुम रोज याद करोगे। अब क्या याद करोगे? डोज नहीं याद होगी, नाम याद कर लो इतने बहुत है। फोटो ले लो ताकि तुम्हारे दिमाग से कीड़ा निकल जाए कि डोज का क्या होगा। तुम्हारी मर्जी है, याद तुमसे होगा नहीं, इसकी गारंटी मेरे को मैं ले सकता हूँ।
याद हो गया? नहीं होगा? हो जाएगा? फोटो ले लो फिलहाल, तो बाकी बाद में देखते हैं, पूछेंगे। चलो डोज में एक क्वेश्चन डाल दूंगा टेस्ट में। मैंने आज तक नहीं किया याद, इसलिए मैं भी यही तुमको एडवाइस दूंगा कि याद करने की कोशिश ना करें, सिर्फ और सिर्फ नाम याद कर लोगे विद एग्जांपल सफिशिएंट। हाँ ये जरूर है, फोटो ले लिया था, अब इतनी देर थोड़ी लगती फोटो लेने में, ले लो। फिल्टर विल्टर मत लगाओ अभी। हो गया? हाँ ये जरूरी है। यहाँ और याद करने का तरीका देखो, ये तो एसएसआरआई को याद कैसे कर सकते हो कि एसएसआरआई किस किस की चीजों में इफेक्टिव है, तो याद रखना है कि इफेक्टिव फॉर सैडनेस, सबसे इंपॉर्टेंट, सैडनेस का मतलब क्या, डिप्रेशन। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर में काम करती है, इसके अलावा कंपल्सन में भी काम करती है। तो अब क्या करना है, सबका पहला पहला लेटर इफेक्टिव का मतलब स्टेलोफ्राम, फॉर से याद रखना है फ्लूओक्सिटाइन, फ्लूओक्सिमाइन। इसके अलावा एस से सर्टेलाइन एग्जांपल याद रखना है, पी से आपको याद रखना है पेरोक्सिटाइन, और सी से याद रखना है सिटालोफ्राम। तो क्या याद रखोगे कि एसएसआरआई किस किस चीजों के लिए इफेक्टिव है, इफेक्टिव फॉर सैडनेस, पैनिक एंड कंपल्सन। सैडनेस, पैनिक एंड कंपल्सन, सबका फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेना है, एग्जांपल याद हो जाएंगे। वैसे ही साइड इफेक्ट में है, 4 एस आ गए हैं, तो ये देखो जीआई डिस्टर्बेंस करता है तो स्टमक अपसेट है, बताया था आपको, नौसिया और डायरिया मोस्ट कॉमनली जीआई डिस्टर्बेंस करता है, इसको स्टमक अपसेट बोलते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शन करता है, लिबिडो डिक्रीज करता है, एनऑर्गेज्मिया करता है। इसके अलावा सेरोटोनिन सिंड्रोम आगे बताऊंगा कि सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको सेरोटोनिन सिंड्रोम बोलते हैं, वो आगे देखेंगे। इसके अलावा एसएसआरआई लेने के बाद हमको सुसाइडल प्रिकॉशंस लेना है। क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इंक्रीज सुसाइडल रिस्क, इंक्रीजेज सुसाइडल रिस्क। तो आप याद रखना वो एसएसआरआई है। क्यों क्या करेगी ऐसा कि पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में था, अब उसको ट्रीटमेंट दिया एसएसआरआई से, तो सीवियर डिप्रेशन में सुसाइड के थॉट कहां से आएंगे, दिमाग चलता नहीं है, अब ट्रीटमेंट दिया, ड्रग ने असर दिखाना शुरू किया, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ने लगा, थॉट्स आने लगे। तो अब जब थॉट आने लगे हैं इसका मतलब सुसाइड के थॉट भी आएंगे, क्योंकि जब कंडीशन इंप्रूव होने लगती है तभी थॉट्स आने लगेंगे, तो कंडीशन इंप्रूव होने लगेगी तो थॉट्स आएंगे, इसलिए हमेशा सुसाइड प्रिकॉशंस लेना है, सुसाइड प्रिकॉशंस लेना है। तो सुसाइडल थॉट भी कॉज करता है, तो ये साइड इफेक्ट भी याद रखने हैं आपको कि स्टमक अपसेट, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, सेरोटोनिन सिंड्रोम और सुसाइडल थॉट्स। सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में लिखाएंगे डिटेल में, अभी उस पर लोड ना लो। सुसाइडल थॉट पे याद रखना है कि एसएसआरआई वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो सुसाइड्स के थॉट्स लाती है या रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स बढ़ाती है। यहाँ जब भी पेशेंट को एसएसआरआई चलेगी, सुसाइड प्रिकॉशंस लेना है, और सुसाइड प्रिकॉशन में सबसे बड़ा चीज है 1-to-1 ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा प्रिकॉशंस यही है। इसके अलावा अगर तुमको इंडिकेशंस लगे सुसाइड के, जैसे अचानक कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो गया, सडन इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, इसका मतलब उसने प्लान बनाया है, या फिर खुद कोई सामान इकट्ठा कर रहा हो, या फिर सबको कॉल लगा रहा है, या फिर बैंक अकाउंट क्लोज करा रहा है, पैसे ट्रांसफर करवा रहा है, प्रॉपर्टी नाम कर रहा है, ये सब इंडिकेशन ऑफ सुसाइड है, ये सब इंडिकेशन ऑफ सुसाइड है। तो आपको सुसाइड प्रिकॉशंस लेने हैं। सुसाइड के टाइप आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कल। सुसाइड के टाइप्स के 4 टाइप के थे, इगोइस्टिक, एनोमिक, अल्ट्रुइस्टिक और फैटलिस्टिक। जिसमें दो तो सादा सिंपल सा है, सीधा सीधा याद रख सकते हो। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइज्म डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ा रखा तुमको। अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है कि दूसरों की सेवा करके, दूसरों के लिए, तो अल्ट्रुइज्म का मतलब यही है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में भी कि किसी और के लिए खुद की जान दी है, जैसे टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ गया, कोई बड़े आंदोलन से जुड़ गया और खुद को सुसाइड बॉम्बर बना के उड़ा लिया, वो अल्ट्रुइस्टिक है। फैटलिस्टिक में याद रखना है क्या, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हो, कोरिया, किंग जोंग उन। इसके अलावा जो कैदी होते हैं जिनको लाइफ इंप्रिजनमेंट होने की, उम्र कैद की सजा हो रखी हो, उन लोगों में। लिख पाए? तो इफेक्टिव फॉर सैडनेस, पैनिक एंड कंपल्सन, इससे आपको एग्जांपल याद रखने हैं, और साइड इफेक्ट में 4 एस से याद रख सकते हो कि स्टमक अपसेट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेरोटोनिन सिंड्रोम और सुसाइडल थॉट्स। सुसाइडल थॉट्स हो गया? नहीं हुआ तो भी हाँ बोलते हो। हम्म, अच्छा। अब हो गया? लिख लो लिख लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या मामला है कि सेरोटोनिन सिंड्रोम जब दो एंटी डिप्रेसेंट कॉम्बिनेशन में इंटरेक्ट करे, एक एसएसआरआई, दूसरी मोनोअमाइन जो आगे पढ़ेंगे अपन अभी, इन दोनों को जब एक साथ चलाया जाता है तो पेशेंट में बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो सर्टेन टाइप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और वो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, वो सिम्टम्स होंगे हार्मफुल। उस सिम्टम को याद रखने के लिए याद रखना है मिनोमिक उसकी हार्मफुल। तो पहले सुनो सिर्फ, एच से क्या होगा, तो एच से होगा हाइपरथर्मिया, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर अनस्टेबल होगा, सीवियर टाइप ऑफ टेम्परेचर में एलिवेशन होगा। दूसरा ए से होगा एंटी कॉग्निटिव, एंटी कॉग्निटिव का मतलब कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, कॉग्निशन इंपेयरमेंट। तो कॉग्निशन इंपेयरमेंट में क्या आ सकता है, डिलीरियम, कंफ्यूजन, एजिटेशन, ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। रिफ्लेक्स, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएंगे। एम फॉर मायोक्लोनस, और मायोक्लोनस का मतलब है जर्किंग मूवमेंट्स और ट्विचिंग मूवमेंट्स, जर्किंग एंड ट्विचिंग मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। एफ फॉर फास्ट हार्ट रेट, जिसको टैकीकार्डिया कहेंगे। यू फॉर अनकॉन्शियसनेस से लेकर कोमा तक कॉन्शियसनेस में चेंजेस आएगी। इसके अलावा जीआई डिस्टर्बेंस भी साथ में देखने को मिलेगा, जीआई डिस्टर्बेंस में आता है नोसिया, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब। इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो साइप्रोहेपेटिडिन होती है, और साइप्रोहेपेटिडिन है क्या कि सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम कि जब भी पेशेंट में एसएसआरआई ड्रग और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
जिसमें बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज इन हार्ट रेट, चेंजेस इन कॉन्शियसनेस, इसके अलावा इंक्रीज इन रिफ्लेक्स, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, नोसिया, डायरिया, कंफ्यूजन, डिलीरियम, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग देते हैं उसका नाम है साइप्रोहेपेटाडिन। साइप्रोहेपेटाडिन सुना है तुमने? साइप्रोहेपेटाडिन। कई लोग पतले होते हैं, वो भूख बढ़ाने के लिए इस सिरप को पीते हैं, भूख बढ़ाने वाली साइप्रो, साइपून नाम से सिरप किसी ने पी हो बचपन में तो याद करो। नहीं पी? तुमने नहीं पढ़ी? साइप्रोहेपेटाडिन, साइपून, इससे भूख ज्यादा लगेगी और नींद ज्यादा आती है। नहीं, राहुल को कोई जरूरत नहीं, राहुल एकदम मेंटेन है, जीरो फिगर मेंटेन करता हुआ। बस डॉट फिगर पे नहीं आना है, जीरो पे डटे रहना है, बाकी वजन आगे बढ़ जाएगा अपने आप। स्टील बॉडी ऐसी ही रहनी चाहिए, वरना तोंदू लाल हो जाएगा। तो ऐसे सारे इफेक्टिव फॉर सैडनेस, पैनिक एंड कंपल्सन, उससे याद रखने हैं एग्जांपल्स आपको, और 4 ऐसे उसके साइड इफेक्ट भी याद रख लोगे। सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में याद रखना है। सेरोटोनिन सिंड्रोम जब एसएसआरआई और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग एक साथ देता है तो बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, रिफ्लेक्स बढ़ेंगे, मसल्स ट्विस्टिंग बढ़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस में चेंजेस आएगा, कोमा तक जा सकता है, जीआई डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो ट्रीट करने के लिए साइप्रोहेपेटाडिन ड्रग्स देते हैं। धन्यवाद। है 1 मिनट में इसको रीड करें जल्दी जल्दी, ताकि जब बात तुम्हारी खपड़िया में घुस जाए। हम्म? बातें ना कर बेटा, सब ठीक है? तो पढ़ो। है? हाँ होगा। तो हम उसे याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस में चेंजेस आएगा, कंफ्यूजन से कोमा तक जा दी जाएगी, तो सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा। तो हम उसे याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस में चेंजेस आएगा, कंफ्यूजन से कोमा तक जा सकता है, डिलीरियम हो सकता है। इसके अलावा जीआई डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, मसल ट्विस्टिंग हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको याद रखने का है। हो गया बालिके? चुप रहो बे, तुम चुप रहो, पहले पढ़ लो, ऐसे सी मत किया करो। कि पेशेंट क्या ले रहा है? एसएसआरआई ड्रग्स ले रहा है डिप्रेशन के लिए, 1 महीना हो गया है। अब पेशेंट बता रहा है कि उसको नींद ना आ रही, भैया ये गोली जब से लेने लगो है नींद ना आ रही। तो इसका मतलब आपको ये गोली कौन से टाइम पे देनी है? बेड टाइम दोगे क्या, आफ्टरनून में दोगे, कि मॉर्निंग में दोगे, कि कभी भी दे दोगे? क्यों भाई, नींद नहीं आ रही मॉर्निंग का दोगे? वैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एट बेड टाइम ही प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि इनका सेडेटिव इफेक्ट होता है। पर कुछ पेशेंटों में इस ड्रग के कारण स्लीप में डिस्टर्बेंस आता है, नींद आती नहीं है। तो उन पेशेंटों को एडवाइस करना है कि वो ड्रग रात में ना ले, ताकि नींद में डिस्टर्बेंस ना हो। और वो कब ले सकते हैं? मॉर्निंग में ले सकते हैं। बट ये एडवाइस करना है साथ में कि अगर आप मॉर्निंग में ये ले रहे हो तो ऐसा काम ना करें जिससे इंजरी हो सकती है, जैसे गाड़ी ना चलाएं, कोई मशीन पे काम ना करें जिससे गिरे नहीं, लगे नहीं, वो एडवाइस करनी है। तो एसएनआरआई भी ड्रग है नई वाली, देखो जरा दो बातें इसके बारे में। एसएनआरआई का मतलब है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन, नाम से दिख रहा है कि ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन बारे में, कि अगर आप मॉर्निंग में ये ले रहे हो तो ऐसा काम ना करें जिससे इंजरी हो सकती है, जैसे गाड़ी ना चलाएं, कोई मशीन पे काम ना करें जिससे गिरे नहीं, लगे नहीं, वो एडवाइस करनी है। तो एसएनआरआई भी ड्रग है नई वाली, देखो जरा दो बातें इसके बारे में। एसएनआरआई का मतलब है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन, नाम से दिख रहा है कि ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का लेवल बढ़ाएगी, दोनों का लेवल बढ़ाएगी। दिस ड्रग प्रोड्यूसेस ब्लॉकेज ऑफ न्यूरल सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन अपटेक ट्रांसपोर्टर। दे इंक्लूड, इसके एग्जांपल वेलनाफेक्सिन, डेसवेलनाफेक्सिन, डुलोक्सिटाइन, मिलनासिप्रान, लिवोमिलनासिप्रान। ऐसे ऐसे नाम है, अच्छे अच्छे नाम है, बहुत ज्यादा नाम है। हाँ, बहुत बेहतरीन नाम है। ये शॉर्ट नेम है, ये कोई कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी के तो नाम अगर याद करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कंपनी अपना नाम देती है। तो हजारों कंपनियां ये ड्रग बनाती है और वो अपना नाम देती है, तो हमको नाम याद रखना है, स्पेशली केमिकल नेम और शॉर्ट नेम, ब्रांड नेम से हमको मतलब नहीं है। तो वेनलाफेक्सिन, डेसवेनलाफेक्सिन, डुलोक्सिटाइन, मिलनासिप्रान, लिवोमिलनासिप्रान, अच्छे अच्छे नाम है, आपको याद करने होंगे। खुश होकर लिखोगे तो कुछ दिमाग में जाएगा, सड़ा मुंह बना के लिखोगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये नई चीज है, नया मेहमान है तुम्हारे माइंड के लिए। तो मेहमान का स्वागत अगर आप स्माइल से करोगे तो वो भी खुशी खुशी घर में आएगा। सड़ा मुंह बना के, आओ, ऐसे करोगे उसको आते ही आओ, अंदर आओ, तो भाई साहब वो भी अंदर आने से कतराएगा कि क्या मामला है। तो इसलिए कुछ दिमाग रख के और ही करते हल्का हल्का तो लिखोगे तो कुछ दिमाग में चीजें जाएगी। अबे लंगूरों, ऐसे ही करोगे तो जो अंदर है वही बाहर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक ओबीडियंस वाले बच्चे हैं सब। थोड़ा डेमो कर दिया ही का, तो अभी तुम सबको तो हंसा दिया। पक्का एक दो एग्जांपल दिमाग में चले गए तुम्हारे।
वो याद आ जाएंगे जब दिमाग पे जोर लगाया जाएगा। वो कौन सी मेमोरी है, कौन से माइंड में पड़ा होता है, माइंड के कौन से पार्ट में पड़ा होता है जिसपे हम फोकस करते ही वो कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाएगा। वो कौन सा है? प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस है। प्री कॉन्शियस में जो चीजें पड़ी होती है उस पे हम दिमाग पे जोर देंगे, फोकस करेंगे, अटेंशन करेंगे तो वो कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाता है। ऐसे एग्जाम में होता है, क्वेश्चन देख रहे हो, ऑप्शन में कंफ्यूज हो, जोर लगा रहे हो दिमाग पे, टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, अचानक से याद आ जाता है, ओह अच्छा ये है, वही है, वो प्री कॉन्शियस में पड़ी हुई चीज है। अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस करोगे तो वो चीज कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाती है, यानी कि याद आ जाती है। होगा ना? हुआ? मोनोमाइन फेवरेट एक ही क्वेश्चन बनता है इस पे। टायरामिन इस बार भी आया था, आता रहेगा आगे भी। तो दिस ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ मोनोमाइंस। मोनोमाइन इनहिबिटर व्हिच इंक्लूड्स, एग्जांपल याद रखना है, इसके भी अच्छे नाम है, फेनाइल साइप्रोमाइन, फिनिलेजिन, आइसोकार्बोक्सिजाइड, कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस ड्यू टू कंजप्शन ऑफ टायरामिन रिच फूड, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ या कंज्यूमिंग ऑफ टायरामिन रिच फूड, जिसको हम चीज रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि चीज में भी टायरामिन होता है। ये हमेशा जब भी पेशेंट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा होगा उसको एडवाइस करना है टायरामिन रिच फूड अवॉइड करें, टायरामिन रिच फूड अवॉइड करें। और आपको पता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा तो क्या होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब है सीवियर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। और किसी भी इंसान का जब बीपी बढ़ेगा तो सर दुखेगा, दिल फड़फड़ाएगा, नेक में रिजिडिटी, स्पाज्म आ सकता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, पसीना पसीना होगा, चेस्ट पेन होता है, कोमा तक जाता है। ये सारे सिम्टम्स से साथ में देखने को मिलते हैं। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है और हमेशा पेशेंट को एडवाइस करना है कि टायरामिन रिच फूड अवॉइड करना है। टायरामिन एक अमीनो एसिड्स है जो इसमें पाया जाता है, चॉकलेट, कॉफी, टी, कोला, हाँ, वाइन, बियर, इसके अलावा चीज, चिकन, लिवर, इन सब चीजों में पाया जाता है। तो इन चीजों को अवॉइड करना है वरना क्राइसिस हो जाएगा। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो? कहना क्या चाहते हो? हम्म? समोसे बैन हो गए जोधपुर में, आप कभी नहीं मिलेंगे। आप कभी नहीं खा पाओगे क्योंकि अब बनने बंद हो गए। चाउमीन, तो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का एग्जांपल टर्नाइल फिनिलेजिन एंड आइसोकार्बोक्सिलाइड है। इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, जिसको चीज रिएक्शन बोलते हैं। मेनली टायरामिन रिच फूड में पाया जाता है और टायरामिन रिच फूड को हमेशा अवॉइड करना है। और टायरामिन रिच फूड होते कौन कौन से हैं? तो टी, कॉफी, कोला, बियर, वाइन, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट्स, चिकन, चिकन लिवर, ओल्ड चीज, ये सब चीजों में पाया जाता है, इसलिए इनको करना है अवॉइड। और जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा तो पेशेंट को सर्टेन टाइप ऑफ सिम्टम लाइक पैल्पिटेशन, हेडेक, नकल रिजिडिटी, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चन आता है, इस चीज का ख्याल रखना है। नहीं हुआ रे? होगा होगा, थोड़ी देर लगेगी, सब होगा तो वक्त लगेगा। हम्म? हो गया है। क्वेश्चन आया है? नहीं क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है, क्या एडवाइस करनी है। मैंने सोचा क्वेश्चन आ गया लग रहा है। तो ध्यान रखना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि एडवाइस द पेशेंट नॉट टू कंज्यूम टायरामिन रिच फूड व्हाइल टेकिंग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और टायरामिन है किस किस में? तो चीज, वाइन, बियर, चॉकलेट, कोला, कॉफी, टी, बीफ, चिकन, लिवर, ऑयल, इन सब चीजों में पाया जाता है टायरामिन। इसको अवॉइड करना है। और इसको ट्रीट करने की ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो वो है फेंटोलेमाइन। कौन है वो? फेंटोलेमाइन। ये ड्रग तो याद रह जाएगी। फेंटोलेमाइन नाम कितना अच्छा है। क्या हुआ? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जिसके साथ टायरामिन रिच फूड को अवॉइड करते हैं। टायरामिन रिच फूड किस किस में है? तो टी है, कोला है, कॉफी है, वाइन है, डार्क चॉकलेट है, चीज है, चिकन लिवर है। इन चीजों को अवॉइड करना है, अदरवाइज हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा। और अगर हो गया है तो दवाई देंगे फेंटोलामाइन। तो टायरामिन किस फूड में पाया जाता है वो भी याद रख सकते हो, उनको भी याद रखना है। इसके अलावा अगर रिएक्शन होगी तो ड्रग क्या देते हैं वो याद रखना है। कौन से फूड अवॉइड करने हैं? तो टायरामिन रिच फूड ऑप्शन हो सकता है या फिर फूड के नाम हो सकते हैं क्वेश्चंस में। तो आपको सारी चीजें नाम वाले एग्जांपल याद रखने होंगे। तो वैसे सिंपल सा क्वेश्चन ही आया है हर एग्जाम में। उम्मीद करते हैं सभी राइट करते हो, पर पता नहीं करते हो या नहीं करते हो। मोनोमाइन पे एक ही क्वेश्चन आता है और बार बार आता है कि पेशेंट विद डिप्रेशन टेकिंग मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर
which food he should avoid while taking monoamine oxidase inhibitor. तो टायरामीन रिच फूड को अवॉइड करेगा। या फिर पूछा जाता है कि क्या सीरियस साइड इफेक्ट है कि अगर पेशेंट ने टायरामीन रिच फूड ले लिया है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के साथ, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उसको बोलते हैं चीज रिएक्शन या हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्योंकि सबसे पहले चीज खाने से हुआ था, इसलिए उसका नाम चीज रिएक्शन कर दिया है। तो ड्रग्स देंगे फेंटालामाइन। अब तुमको ये जरूर याद रखना होगा। इसके अलावा इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हो साइड इफेक्ट क्या कर सकता है, तो इसके नाम से याद रख सकते हो MAOI, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जिसमें M से तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ही है, A से याद रखना है एजिटेशन कॉज करता है, एंजाइटी करता है और पेशेंट को अवेक रखता है, स्लीप डिस्टर्बेंस करता है। इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कॉज करता है और हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज करता है। तो साइड इफेक्ट को याद करने का तरीका जे है का साइड इफेक्ट है। लिख नहीं रहा? लिख रहे हो? अच्छा, मुझे भी ये सारे लिखते हुए दिख रहे हैं। अब भाई स्लो है तो हाथ पकड़ के मैं तो लिखवा नहीं सकता, इन्हीं के हाथ चलाने होंगे। हाथ और चीज का मिनोमिक इसका ही, ये देखो भाई, वो क्या है? हाँ, हा हा, ये देखो हा हा, ये देखो भाई साहब। तो वो याद नहीं रहे तो इससे याद रख सकते हो हा हा। तो हाइपोटेंशन करता है, एंटीकोलिनेटिक साइड इफेक्ट भी करता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी करता है और एजिटेशन, एंजाइटी, एनोरेक्सिया, अवेक, ये सब भी करता है। तो ये हा हा याद रख सकते हो। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, हा हा करो, खिकी करो। खिकी खिकी और लॉन्ग टर्म मिरर गेजिंग कौन से सिजोफ्रेनिया में करता है भाई? हम्म, अदर नेम क्या बेटा? डिसऑर्गेनाइज्ड, अदर नेम क्या है? ये क्वेश्चन लीक हो गया है, ये पिछली बार आ गया था क्या? नहीं आया ना? ये तुम राइट करोगे सारी या इसमें खिकी हो जाएगी? हम्म, हो जाएगा। अब हो गया। एंटीकोलिनेटिक साइड इफेक्ट कौन से होते हैं? बताओ, कोई भी बता दो। अरे ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, जैसे याद तो करो कुछ। अब हो गया ये लिखे, चलें आगे। ओ भाई साहब, जे का है? हम्म, अच्छा, तुमको कैसे पता? क्या लग रहा है बेटा? सोचो और देखो, बताओ। पेशेंट डिप्रेशन का कह रहा है कि उसके पैर बहुत भारी हो गए, वो भाई साहब पैरों को उठा ही नहीं पा रहा है, चलते टाइम पैर यूं ही उठाने पड़ रहे हैं। ओ भाई साहब, लिम्ब बिकम हैवी, पैर इतने भारी हो गए। तो पैर भारी हो गए, ऐसा सिम्टम कौन से डिप्रेशन में देखने को मिलेगा? तो कौन से मिलेगा? देखो सीधी सीधी बात, रिएक्टिव डिप्रेशन किसका नाम है? तो ए कट गया, ये भी कट गया। एंडोजिनस को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? हाँ, क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमस डिप्रेशन बोल सकते हो। ये इंसान के अंदर ही कुछ फैक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे, जीन्स ऐसे हैं जिसके कारण उदास रहेगा, वो एंडोजिनस है। इसका एग्जांपल आपको मेलंकोलिक टाइप वाला हो गया। इसमें सुसाइड की रिस्क कैसी है? ज्यादा है, इसमें सुसाइड की रिस्क ज्यादा है। ये इसका नाम एक्सोजिनस रिएक्टिव है। ये स्ट्रेसफुल फैक्टर के रिस्पांस में डेवलप होने वाला डिप्रेशन है। सुसाइडल रिस्क एज कंपेयर टू एंडोजिनस कम रहेगी। एटिपिकल डिप्रेशन वो तरह का डिप्रेशन है जिसमें ऐसे अजीब से सिम्टम आते हैं जैसे पैर भारी हो गए हैं, या फिर कोई हैप्पी मोमेंट आता है, फैमिली में कोई फंक्शन आया, दिवाली आई, किसी का बर्थडे आया, उस टाइम डिप्रेशन दूर, जैसे ही फंक्शन खत्म वापस डिप्रेशन में। तो हैप्पी मोमेंट आते ही पेशेंट का मूड इंप्रूव होता है, वो जो हैप्पी मोमेंट था वो एंड होते ही वापस पेशेंट में डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, उसको एटिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एटिपिकल डिप्रेशन। तो एटिपिकल डिप्रेशन के बारे में दो बातें लिखो कि एटिपिकल डिप्रेशन, उसको एटिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एटिपिकल डिप्रेशन। तो एटिपिकल डिप्रेशन के बारे में दो बात, वो एंड होते ही वापस पेशेंट में डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, उसको एटिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एटिपिकल डिप्रेशन। तो एटिपिकल डिप्रेशन के बारे में दो बातें लिखो कि एटिपिकल डिप्रेशन, पेशेंट मूड कैन टेम्परली ब्राइटन एज रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव इवेंट्स। कुछ भी फैमिली में पॉजिटिव इवेंट्स होगा, कोई फन कर रहा है, बर्थडे पार्टी है, कोई फेस्टिवल है, उस टाइम उसका मूड अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें होगा क्या कि एटिपिकल डिप्रेशन यूजुअली कॉज इंक्रीज इन एपेटाइट एंड फीलिंग ऑफ स्लीपी डिस्पाइट ऑफ स्लीपिंग एनफ और टू मच। यहाँ भूख बहुत ज्यादा लगेगी, इसमें क्या है, भूख ज्यादा लगेगी और नींद भी बहुत आएगी। पूरे दिन सोता रहेगा, रात भर सोया, उसके बाद जो दिन भर नींद आती रहेगी, दिन भर भी नींद आती रहेगी, यानी कि भूख भी ज्यादा लग रही है, नींद भी खूब आ रही है, पैर भारी हो रहे हैं। इसके अलावा पेशेंट का मूड इंप्रूव हो जाता है। जब भी फैमिली में कोई पॉजिटिव इवेंट्स होता है, पॉजिटिव इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स आते ही पेशेंट के मूड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसको हम एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। साथ में वो लिम्ब बिकम हैवी वाला एक पॉइंट ऐड कर देना।
तुमको धीरे धीरे लिखते हुए देख के मुझे भी बस यही आज पहली बार। तुम नहीं लेना है? हाँ, तुम जबकि ले सकते हो चुपके से। पढ़ ले बालिका, पढ़ ले। हैं? आज ना मैच है ना रावण जलाएंगे, आज कुछ नहीं है, वापस आएगा। इवेंट्स एंड होते ही वापस सैडनेस के सिम्टम आएंगे। और यहाँ एक ऐसा डिप्रेशन है जिसमें हैप्पी इवेंट्स आते ही पेशेंट के मूड में इंप्रूवमेंट आएगा, और हैप्पी इवेंट्स एंड होते ही वापस सैडनेस के सिम्टम आएंगे। और यहाँ पेशेंट को भूख लगेगी, एपेटाइट इंक्रीज है, सफिशिएंट नींद लेने के बावजूद पेशेंट स्लीपी फील करता है, और इसको पेशेंट को ऐसा लगता है उसके बॉडी के लिम्स और लेग्स बहुत भारी हो गए, वजनदार, वजन वजन लगने लगेगा। इसके अलावा जैसे एटिपिकल डिप्रेशन था वैसे ही एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स है, यानी कि ये न्यू ड्रग है, नई वाली ड्रग है। तो इसमें ट्राजाडोन है, नेफाजाडोन है, मिट्राजिपिन है, ये एटिपिकल है। इसके अलावा एक विप्रीपायोन है, ये भी एटिपिकल है, और विप्रीपायोन एनडीआरआई कहलाती है। एनडीआरआई का मतलब नॉरएपिनेफ्रिन डोपामाइन रीअपटेक इनहिबिटर, नॉरएपिनेफ्रिन डोपामाइन रीअपटेक इनहिबिटर। ये एक तरह की अलग तरह की एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन इज एसएसआरआई, स्पेशली फ्लोक्सिटाइन, स्पेशली फ्लोक्सिटाइन। एसएसआरआई सीरोटोनिन सिंड्रोम करता है, एसएसआरआई सुसाइडल थॉट्स और आइडियाज लाता है, सुसाइड प्रिकॉशंस जरूरी है। इसके अलावा सीरोटोनिन सिंड्रोम, जब मोनोमाइन और एसएसआरआई ड्रग एक साथ दी जाएगी तो पेशेंट में सीरोटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन सिंड्रोम। और उसके सिम्टम्स होंगे हार्मफुल। सिम्टम कैसे हो जाएंगे? हार्मफुल, जिसमें अनस्टेबल क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बॉडी के रिफ्लेक्स बढ़ जाएंगे, कंफ्यूजन होगा, डिलीरियम होगा, कोमा तक जा सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ट्रीट करने के लिए हम कौन सी दवाई देंगे? हैं? साइप्रोहेपेटाडिन ड्रग्स देते हैं, साइप्रोहेपेटाडिन ड्रग्स देते हैं। वही तो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, उसके साथ टायरामिन रिच फूड को अवॉइड करना है। और टायरामिन किसमें होता है तो वो याद रखना है, टी कोला कॉफी, टी कोला कॉफी, चीज, बियर, वाइन, चॉकलेट, इसके अलावा चिकन, लिवर, बीफ, इन सब चीजों में पाया जाता है, इनको अवॉइड करना है, वरना हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा। और उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग देते हैं वो है फेंटोलामाइन। वो कौन सी ड्रग है? फेंटोलामाइन। इसके अलावा अब कुछ पर्टिकुलर पुरानी बातें एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में, कुछ खास बातें। तो जो आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थी वो सबसे पहले डिप्रेशन वाले पेशेंट में दी, और देखा कि उसका मूड एलिवेटिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि जो एंटी टीबी ड्रग है वो डिप्रेशन वाले पेशेंट को देके देखा तो पेशेंट का सैडनेस और मूड और डिप्रेशन के सिम्टम डिक्रीज हुए। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का मूड एलिवेटिंग प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल हुआ था पहले, तो वो आइसोनियाजिड है, याद रखना है। इसके अलावा पहली टीसीए ड्रग थी जो इमिप्रामाइन थी, और वो 1958 में थॉमस कुन ने इसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चाइल्डहुड एन्यूरेसिस पूछता है क्वेश्चन कई बार, तो वो इमिप्रामाइन है। चाइल्डहुड एन्यूरेसिस क्या है? एन्यूरेसिस का मतलब क्या है कि आफ्टर ब्लडर कंट्रोल अचीवमेंट के बाद अंदर सूसू का आना क्या कहलाता है? एन्यूरेसिस कहलाता है। कि ब्लडर कंट्रोल अचीव हो गया उसके बाद जो सूसू आ रहा है, छोटा बच्चा तो करेगा ही, वो नॉर्मल है, बट ब्लडर कंट्रोल टॉयलेट रनिंग होने के बाद अगर ऐसा कोई कर रहा है वो एन्यूरेसिस की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी तो मैंने बताया था आपको कि पुराने क्वेश्चन के अनुसार तो क्लोमिप्रामाइन है, पर क्लोमिप्रामाइन एक टीसीए और टीसीए के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो रिसेंट जो न्यू ड्रग ऑफ चॉइस है वो है फ्लोक्सिटाइन। अब ये तुम्हारी किस्मत पे है कि वो क्वेश्चन नया है या पुराना है, अब पता नहीं, उसने जहां से क्वेश्चन उठाया होगा उसका आंसर वही होगा। तो तुमको कैसे करना होगा, इसका मालिक भगवान ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है, ऑप्शन में दोनों दे रखा होगा, एसएसआरआई टीसीए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी, ऐसा पूछा हुआ कई बार, ऑप्शन में ये है एसएसआरआई टीसीए। तो तुम डिफरेंस जो आज की करंट है वही राइट होना चाहिए। तो करंट में अभी हम देते हैं फ्लोक्सिटाइन, और फ्लोक्सिटाइन एक एसएसआरआई ड्रग है। ये इसलिए देते हैं कि जब भी कोई भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग साइड इफेक्ट प्रोफाइल को देखते हुए दी जाती है, और साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू क्लोमिप्रामाइन, फ्लोक्सिटाइन के कम है, और बेटर रिजल्ट दिया है, इसने बेटर रिजल्ट दिया है, ये बात याद रख लोगे। इसके अलावा एक ब्यूप्रीपायोन ड्रग है जो एनडीआरआई है, अभी बताया था, ये स्मोकिंग हैबिट्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ब्यूप्रीपायोन क्रोनिक स्मोकर्स को सिगरेट छुड़ाने के लिए ब्यूप्रीपाइन दी जाती है। और ब्यूप्रीपाइन है क्या कि नॉरएपिनेफ्रिन डोपामाइन रीअपटेक इनहिबिटर, नॉरएपिनेफ्रिन डोपामाइन रीअपटेक इनहिबिटर्स। टोबैको और स्मोकिंग के लिए भी एक और नई ड्रग आई हुई है जिसका नाम वर्नेक्लिन है क्या नाम है? वर्नेक्लिन। पता नहीं तुम बीड़ी पीते हो फिर भी, कहा भैया, पर छोड़नी थोड़ी है, अभी तो पीनी है। भैया तुमको राहुल के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है। हम्म, अच्छा फेमस आदमी है इसलिए, ठीक है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आइसोनियाजिड की मूड एलिवेटिंग प्रॉपर्टी देखी गई थी। इसके अलावा याद रखना है
कि टीसीए की जो पहली टीसीए वो इमिप्रामाइन है। चाइल्डहुड एनर्जेटिक ड्रग ऑफ चॉइस इमिप्रामाइन को बोलते हैं। वहीं एसएसआरआई अभी लेटेस्ट ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस है। प्रीवियस ड्रग जो टीसीए थी वो क्लोमिप्रामाइन है। वहीं एक एनडीआरआई ड्रग है, नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसका नाम ब्यूप्रिपायोन है। वो स्मोकिंग हैबिट्स को, क्रॉनिक स्मोकर्स को स्मोकिंग छुड़ाने के लिए यूज की जाती है। लिख लिए 4 पॉइंट, चले आगे? नहीं, नो, नहीं रे, 4 लिख लिए इन्होंने, 5वां बाकी था, वो होने वाला है। तो लिख लिए थे? अरे लिख लिए थे क्या? टीबी में तो अभी भी यूज ही होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ही ड्रग है वो। अरे बेटा, सर्टेन ड्रग के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। डिप्रेशन में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल कम है, तो ऐसा देखा गया कि आइसोनियाजिड देने के बाद पेशेंट में डोपामिन और सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा था और उसके मूड में इंप्रूवमेंट आया था। पर वो प्रैक्टिकली इतना एफिकेसी नहीं है कि कंटिन्यू एंटी डिप्रेसेंट के रोल में इसको दे दे। एज एक्सपेरिमेंटल तौर पर ऐसा देखा था लोगों ने। तो ये जस्ट एन आपके नॉलेज के लिए कभी कोई क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना है। इसके अलावा वर्नेक्लिन ड्रग है जो चंपेक्स चिंटेक्स नाम से आती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्मोकिंग सेजेशन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्मोकिंग सेजेशन याद रखना है कि ऑल अवेलेबल, ये जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन बनता है कि कितने वीक में इफेक्टिवनेस आती है, कितने वीक में इफेक्टिवनेस आती है। तो 3 to 4 वीक लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट में आने के लिए। 3 to 4 वीक्स लेंगे सिग्निफिकेंट थेरेप्यूटिक इफेक्ट में लाने के लिए। इससे पहले कोई भी दूसरी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को चेंज नहीं करना है। द चॉइस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय साइड इफेक्ट, ये भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कि कौन सी ड्रग चूज करना है, क्या देखोगे? तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ द ड्रग देखना है। क्या देखना है? साइड इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ द ड्रग। और एंटी डिप्रेसेंट को इफेक्टिव होने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, 3 to 4 वीक लगते हैं। तो एटलीस्ट कोई भी ड्रग अगर स्टार्ट करी है तो पेशेंट एटलीस्ट 4 वीक लेगा, उसके बाद ही चेंज करनी है। उसके बाद ही अगर सिम्टम में इंप्रूवमेंट नहीं होते हैं तो चेंज करनी है। क्योंकि भाई साहब इतना वक्त तक तो इफेक्ट आने में लगता है। एक हफ्ता लेके बोल रहे डिप्रेशन तो ठीक नहीं हो रहा है, सिम्टम तो ठीक नहीं लग रहे, तो ड्रग चेंज नहीं करनी है, क्योंकि 3 से 4 हफ्ते इफेक्ट आने में लगते हैं। तो 3 से 4 हफ्ते तक कोई भी ड्रग चेंज नहीं करनी है। टीसीए जो प्रोट्रिप्टिलिन होती है वो लगभग जीरो सेडेटिंग इफेक्ट के साथ है। अगर कोई पूछ ले जीरो नो सेडेटिव इफेक्ट किसका है, तो नो सेडेटिव इफेक्ट में प्रोट्रिप्टिलिन है। कौन है? प्रोट्रिप्टिलिन। वर्नेक्लिन नई तरह की दवाई है स्मोकिंग सेजेशन के लिए, चंटेक्स चिम्पेक्स नाम से है। इसके अलावा 3 से 4 हफ्ते लगेंगे एंटी डिप्रेसेंट को इफेक्ट में आने के लिए। इसलिए 3 से 4 हफ्ते देने के बाद ही आपको ड्रग चेंज कर सकते हो। और एंटी डिप्रेसेंट का चूज या चॉइस कैसे होगी? तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल देके होगी, साइड इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ द ड्रग देके होगा। इसके अलावा जो प्रोट्रिप्टिलिन एक टीसीए है वो नो सेडेटिव इफेक्ट है, उसका नो सेडेटिव इफेक्ट यानी कि सेडेशन सबसे कम कॉज करती है। मैंने करी हवारे, तुम्हारी गर्मी हो रही थी इसलिए। हो गया? अभी भी बाकी है का? हम्म, ढीला हो गए मामले सब? मुरझाए हुए से, मुरझाए हुए से ये मासूम चेहरे, चेहरे से उदासी टपकती हुई। हाँ, ऐसा लगता है खून में समोसों की कमी है। हम्म? हाइपोसमोसीमिया। Which activity is most appropriate for a nurse to introduce a depressed client during the early part of hospitalization? कैसी एक्सरसाइज, कौन सा काम दोगे रे? अर्ली स्टेज ऑफ डिप्रेशन है या अर्ली पार्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी कि डिप्रेशन वाला पेशेंट है। बोर्ड गेम दोगे क्या? पहले सुन लो बेटा। प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ड्राइंग दोगे क्या? या फिर ग्रुप एक्सरसाइज करेगा क्या, एरोबिक एक्सरसाइज, या फिर कार्ड गेम विद 3 अदर क्लाइंट? कौन सी एक्सरसाइज करेगा डिप्रेशन वाला? बोर्ड गेम में चाहिए दिमाग, लाइक चेस कैरम, दिमाग का इस्तेमाल करना है। अकेला नहीं खेलेगा, दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं है। डिप्रेशन वाले का दिमाग चलाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि थॉट नहीं आ रहे। थॉट आने रहे, जिसमें भी दिमाग लगे वो नहीं खेल पाएगा। एक कॉपी पेन दे देंगे, बोला ड्राइंग कर, क्या कर? ड्राइंग कर। तो ड्राइंग कर सकता है वो, क्या कर सकता है? ड्राइंग, ड्राइंग कर सकता है ऐसे, और उसके बाल खड़े हो गए यूं। ऐसी ड्राइंग कर सकता है। को क्या दिक्कत है? ड्रॉ कर भाई, है? लग रहा है डिप्रेशन में ही है। हाँ, तो ऐसा ड्राइंग वाला काम कर सकता है। बॉडी में एनर्जी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, दूसरे लोगों के साथ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा सिम्टम ड्यूरेशन तुमको याद है, ये सब लिखा हुआ है तुमको? नहीं है? काम कर सकता है। बॉडी में एनर्जी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, दूसरे लोगों के साथ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा सिम्टम ड्यूरेशन तुमको याद है, ये सब लिखा हुआ है तुमको? ये सब लिखा हुआ है। सिम्टम ड्यूरेशन याद रह जाएगा कि साइक्लोथाइमिया इज क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर।
नहीं सॉरी, डिसथाइमिया इज क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। वहीं साइक्लोथाइमिया जो क्रॉनिक माइल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर है ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। मेनिया को डायग्नोस करने के लिए सिम्टम 1 वीक के लिए होंगे, वहीं हाइपोमेनिया को डायग्नोस करने के लिए सिम्टम 4 दिन के लिए होंगे, डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए सिम्टम 2 वीक में होंगे, सिजोफ्रेनिया को डायग्नोस करने के लिए सिम्टम शुड बी परसिस्ट फॉर 1 मंथ एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस और इलनेस इज 6 मंथ। ये याद रखना होगा, ये सिम्टम क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आता है, ये सारा याद रखना है। ऐसे शुरू करो कि हाइपोमेनिया 4 दिन, मेनिया 7 दिन, डिप्रेशन 2 हफ्ते, सिजोफ्रेनिया 1 महीना। तो ऐसे नाम याद रख लो, 4 7 14 और 1 मंथ, और उसके बाद सीधा 2 साल वाले 2 है, तो वो दोनों क्रॉनिक है, दोनों क्रॉनिक है। काय बालक, अरे बालक क्या हुआ है, बटर गुम कर रहा है, हाँ चोंच लड़ा रहा है। खत्म हुए यहाँ अपने सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स। अब शुरू करेंगे अपन न्यूरोसिस। तो फिलहाल तुमको याद रखना है, ताली मत बजाओ, क्लास खत्म नहीं हुई। तो फिलहाल तुमको एंटी डिप्रेसेंट्स में याद रखना होगा कि मेनली 3 तरह की है। एंटी डिप्रेसेंट्स को हम थाइमोलेप्टिक्स कहेंगे, इसके अलावा मूड एलिवेटर्स कह देंगे। 3 तरह की मेन है, एसएसआरआई, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है। ड्रग ऑफ चॉइस में एसएसआरआई याद रख लेना है, एसएसआरआई के साइड इफेक्ट कम होते हैं, वो याद रखना है। इसके अलावा एसएसआरआई सेरोटोनिन सिंड्रोम कहेगा, सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइडल थॉट्स को बढ़ा देता है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखोगे कि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ टायरामिन रिच फूड को अवॉइड करना है, वरना हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। इतना याद रखना है, कुछ ना रख पाओ तो। और हर ड्रग के 3 3 4 4 एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब न्यूरोसिस शुरू करते हैं। न्यूरोसिस और साइकोसिस के डिफरेंस तुमको याद है कि न्यूरोसिस इज माइल्डर डिस्टर्बेंस ऑफ पर्सनालिटी और बिहेवियर ड्यू टू स्ट्रेस और एंजाइटी, ड्यू टू स्ट्रेस और एंजाइटी। और न्यूरोसिस में इनसाइट प्रेजेंट रहती है, रियलिटी के साथ कांटेक्ट मेंटेन रहेगा, ये न्यूरोसिस डिसऑर्डर कहलाएंगे। बातें ना करोगे, कितना करोड़ आवाज आ रही है, अबे बेशर्मो शांत हो जाओ। और न्यूरोसिस वर्ड विलियम कुलन ने दिया, ये तुमको याद है। और साइकोसिस वर्ड किसने दिया रे? Peucetus Leben ने दिया, किसने दिया? Peucetus Leben ने। तो न्यूरोसिस इज अ माइनर इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए सिम्पटम और ए ग्रुप ऑफ सिम्पटम व्हिच कॉजेस सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस टू द पेशेंट एंड डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर। तो मेनली माइनर इलनेस है, ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स आ सकते हैं जब भी पेशेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे, उसी को न्यूरोटिक डिसऑर्डर कहेंगे। और ये माइनर फॉर्म का है, इनसाइट प्रेजेंट रहती है, रियलिटी के साथ कांटेक्ट मेंटेन रहता है। और जो वर्ड है वो विलियम कुलन ने दिया, किसने दिया? विलियम कुलन, हाँ विल्लू कुल्लू, किसने दिया? विल्लू कुल्लू ने दिया। और जो साइकोसिस वर्ड है वो हाँ प्यूचटस लेबेन ने दिया। वही सिजोफ्रेनिया वर्ड यूगन ब्लूलन ने दिया, टीसीटी यूगो सर्लिटी एंड ल्यूसिन नोविनी ने दिया। उससे पहले केमिकली इंड्यूस्ड कन्वर्जन थेरेपी लेडिस्लस वॉन मेडुना ने दिया। इसके अलावा मैन इज ए सोशल एनिमल, ऐसा अरिस्टो बोला। ऐसा कौन बोला? अरिस्टो। लिथियम की डिस्कवरी जॉन केट भैया ने करी। मिलियोथेरेपी मैक्सवेल जॉन्स ने दी। साइको एनालिटिक थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी और डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रूड ने दिए। सिगमंड फ्रूड ने स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड, ये सब सिगमंड फ्रूड ने दिए, ये सब याद रखना होगा। हम्म, कहा हुआ, कहा हुआ बालक? क्यों भाई, खांसी आ नहीं सकती क्या? हाँ तुम्हें भी आ रही है, तो देखो कंटेजियस। अरे रियल में भी हो जाती है, ऐसा नहीं करना। हाँ इनको मोटर टिक्स बोलते हैं, शाबाश। हाँ, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स, ये टिक्स कहलाता है। जैसे सर्जिंग ऑफ शोल्डर्स, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, क्लियरिंग ऑफ थ्रॉट इन बिटवीन टॉक्स, ये सब टिक्स है। हो गया ये लिखे? तो न्यूरोसिस माइनर डिसऑर्डर है, टेंशन की वजह से, टेंशन की वजह से सडन फिजिकल डिस्ट्रेस और बिहेवियर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो न्यूरोसिस कहलाएगा। नाम तुमको पता है, विलियम कुलेन है। क्लासिफिकेशन में देखें क्या हुआ, नहीं लिखा? तो क्या करते हो, करते किसी को इस बीच वाली लड़की से, इससे, जिससे इसने कितना फास्ट लिखना शुरू कर दिया है, नजर कमजोर नहीं है अभी तक, वो भी दिखा रहे हो। अब न्यूरोटिक डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसोसिएटिव, बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। अब तुमको इनके नाम देके कुछ पल्ले पड़ रहा है? एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट एंशियस रहेगा, एंशियस का मतलब है कैसा रहेगा? रेस्टलेसनेस, परेशान, बेचैन। इसमें हम पढ़ेंगे कैसी कैसी एंजाइटी, कैसी कैसी एंजाइटी है भाई? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसके अलावा फोबिया में सिंपल फोबिया, जिसको हम स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं। इसके अलावा एगारोफोबिया और सोशल फोबिया, 3 तरह का फोबिया होता है, वो देखेंगे। ओसीडी पढ़ेंगे, ये भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर ही है, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी वाला डिसऑर्डर है। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में हाइपोकॉन्ड्रियाज कन्वर्जन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियाज कन्वर्जन डिसऑर्डर्स एंड डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव एमनीसिया, डिसोसिएटिव फ्यू, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये सारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं। अरे क्या हुआ है, क्या कंफ्यूजन है, कुछ रह गया? बताओ बताओ, अरे बता सकते हो, तन्ने पलटे जा रही कंफ्यूजन में। कुछ रह गया तो हो जाएगा, आ जाएगा, वो कुछ नहीं रहा। अरे लिख लिया। ओ
अरे भाई तुम लिख लो। हर इंसान, क्या डाउट है रे तुम तीनों को? अब देखा एंजाइटी डिसऑर्डर, तो एंजाइटी एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर इंसान को एंजाइटी होती है। एंजाइटी एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर इंसान, क्या डाउट है रे तुम तीनों को? क्या हुआ बेटा? एंजाइटी एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर इंसान को होता है, जिसमें इंसान को अनइजीनेस फील होता है। कैसा अनइजीनेस? घबराहट का होना। क्या है? घबराहट, घबराहट है। और ये कैसा इमेजिन डेंजर है? कैसा है? इमेजिन डेंजर आउट ऑफ आउट अराइजिंग आउट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर। एंटिसिपेशन और इमेजिन, एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि आगे ऐसा हो सकता है, खतरा हो सकता है, ये हो सकता है, ये सोच के जो घबराहट अनइजीनेस होती है, उसी को हम एंजाइटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? एंजाइटी। एंजाइटी और फोबिया डिफरेंस है कि ये फोबिया इज एप्रिहेंशन इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल डेंजर, व्हाइल एंजाइटी इज डेंजर इज लार्जली अननोन। एंजाइटी में खतरा क्या है ये पता ही नहीं होता, फिर भी घबरा रहे हैं, वो एंजाइटी है। जो फोबिया है उसमें खतरे का पता होता है, फियर प्रोड्यूसिंग और एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई के बारे में जानकारी होती है। एग्जाम में आपको जो घबराहट होती है एग्जाम देने से पहले, या अभी 7 बजे 7:30 बाहर निकलोगे, अंधेरा है, गली में हॉस्टल जाना है, कुत्ते काट सकते हैं, अंधेरा है, ये सोच के ही डर रहे हो, ये एंजाइटी है। कुत्ते खड़े सामने दिख रहे हैं, तुम जा रहे हो और कुत्ते खड़े हैं, आओ आओ कर रहे हैं, आओ, है? तो भाई साहब वो फोबिया है। वो क्या है? फोबिया है। तो रियल खतरा होगा वो फोबिया होगा, इमेजिन डेंजर जो मन में हमें लगेगा वो एंजाइटी होगा। हाँ ना, कुछ क्या नहीं होता, जगह है ना, नॉन फैक्टर है ना, बंद क्लोज स्पेस है ना भाई, क्लोज स्पेस से डर लगेगा ना। क्लोज स्पेस क्या हो सकता है? लिफ्ट हो सकती है, कमरा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है अंदर बंद छोटी, तो वो ऑब्जेक्ट है ना। खतरा कहाँ है? पता है उसको खतरे का। हेलमेट नहीं पहना है स्कूटी पे, और जब से घर से निकले तब तक पूरे रास्ते डरते हुए कहीं चालान ना काट दे पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला चालान ना काट दे, ये क्या? ये एंजाइटी है। ये एंजाइटी है, एंजाइटी। आपको क्या पता काटेगा नहीं काटेगा, पुलिस वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो पता नहीं होता हमको, तो वो एंजाइटी है। हो गया? तो एंजाइटी और फोबिया का डिफरेंस तुमको पता है या नहीं अभी? पता है? ठीक है। एंजाइटी में खतरा इमेजिन होता है, एक्चुअल नहीं होता। वहीं फोबिया में जो फियर प्रोड्यूसिंग और स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, पता होता है उसके बारे में, इतना याद रखना है। अब क्या रह गया? कौन है? फिर हो गया। नॉर्मल है वो पैथोलॉजिकल कब बनेगी? एंजाइटी हर इंसान को होती है जिंदगी में, वो नॉर्मल कब बनेगी, डिसऑर्डर कब बनेगी? जब वो आपके डेली की रूटीन वर्क्स में। नॉर्मल है वो पैथोलॉजिकल कब बनेगी? एंजाइटी हर इंसान को होती है जिंदगी में, वो नॉर्मल कब बनेगी, डिसऑर्डर कब बनेगी? जब वो आपके डेली की रूटीन वर्क्स में इंटरफेयर करने लग जाए, हर चीज में घबराहट, हर चीज में डर लग रहा है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या? कि एंजाइटी नॉर्मल है वो पैथोलॉजिकल कब बनेगी? एंजाइटी हर इंसान को होती है जिंदगी में, वो नॉर्मल कब बनेगी, डिसऑर्डर कब बनेगी? जब वो आपके डेली की रूटीन वर्क्स में इंटरफेयर करने लग जाए, हर चीज में घबराहट, हर चीज में डर लग रहा है, हर चीज की घबराहट है, पूरे दिन एंजाइटी में रेस्टलेस रहते हो, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही हो, सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रही हो, तब वो पैथोलॉजिकल बनेगा। अदरवाइज एंजाइटी इज नॉर्मल फिनोमिना। एंजाइटी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर, माइड्रेसिस, डायरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, कोल्ड क्लैमी स्किन एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो एंजाइटी जब भी आएगी तो आपको पता है कौन सा रेस्पॉन्स है? फ्लाइट और फाइट। फ्लाइट और फाइट, जब भी खतरा आएगा, घबराहट होगी, बॉडी में फ्लाइट और फाइट का सिस्टम एक्टिवेट होगा। अगर फाइट कर लिया तो एंजाइटी मिनिमाइज हो जाएगी, या फिर सामना नहीं कर पाओगे और वहां से रफू चक्कर हो गए तो भी एंजाइटी मिनिमाइज हो सकती है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के सिम्टम देखने को मिलेंगे, स्वेटिंग, टैकिकार्डिया, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर, माइड्रेसिस। माइड्रेसिस क्या होता है? हाँ, प्यूपिलरी डायलेशन, क्योंकि खतरा है तो खतरा बंद आंखों से नहीं देखा जाएगा, खतरा है तो आंखें बड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे आंखें बड़ी करनी पड़ेगी ना, तो खतरे को भांपने के लिए आंखें बड़ी होगी, जीआई मोटिलिटीज बढ़ेगी। इसके अलावा स्वेटिंग बढ़ेगी, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन होगी, रिफ्लेक्स बढ़ेंगे ताकि फ्लाइट हो जाए, वहां से फुट हो जाए, बॉडी के रिफ्लेक्स सारे बढ़ेंगे। 8-10 क्लास में पूरी हो जाएगी आमनी साइकेट्रिक, फिर लपड़ा सुलझ जाएगा। 8-10 में तो हो जाएगी। अब तो सारे छोटे छोटे डिसऑर्डर्स है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर सारे छोटे छोटे ही है। उसके बाद चाइल्डहुड डिसऑर्डर, वो भी छोटे छोटे हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दिन पड़े दिवाली में 10 क्लास में, तो 15 दिन में 10 क्लास तो होगी नहीं, होगी तो भी 1-2 क्लास की बचेगी, इससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, नहीं बाकी है अभी, लिखो लिखो लिखो। उतना ही फायदा तुम्हारा है। एंजाइटी देखता है, माइल्ड लेवल की एंजाइटी भी तो क्या होगा और कैसा रहेगा? तो हमेशा जो माइल्ड लेवल की एंजाइटी है वो आपको लर्निंग के लिए मोटिवेट करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी लेवल की एंजाइटी इंसान की लर्निंग बढ़ाती है, मोटिवेट करती है? माइल्ड लेवल की एंजाइटी। माइल्ड एंजाइटी रखोगे, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ना है, जॉब लगना है, 6 महीने में करके दिखाना है। और हल्की बेचैनी रखोगे, माइल्ड एंजाइटी रखोगे, पढ़ना है, तो सिलेक्शन होगा। अगर एंजाइटी बिल्कुल ही नहीं है, घबराहट बिल्कुल ही नहीं है, फुल्ली रिलैक्स हो, मामला गड़बड़ है। फुल्ली रिलैक्स हो, इसका मतलब है दिमाग में वो बात ही नहीं है, पढ़ाई को लेकर कोई सीरियसनेस ही नहीं है। हल्की एंजाइटी का होना बहुत जरूरी है। तो ये मोटिवेशन और लर्निंग को इंप्रूव करने वाली चीज है। और ये मेनली रिलेटेड विद द टेंशन ऑफ एवरीडे ऑफ लाइफ। जिंदगी में डेली ऐसे कई सारे चांसेस और कई सारे ऐसा टाइम आता है जब इंसान को माइल्ड एंजाइटी होती है। हर चीज में एंजाइटी होती है, ऑफिस जा रहा हो टाइम से पहुंचना, ये सोच के टेंशन है, जे का हुआ बे इंसान को
रिलेटेड विद द टेंशन ऑफ एवरीडे ऑफ लाइफ, जिंदगी में डेली जा रहा हो, टाइम से पहुंचना, ये सोच के टेंशन है। जे का हुआ बे, लकी हो तुम, लकी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, रीस्टार्ट हुआ है, वापस आ जाएगा कुछ ही सेकंड में। आ गया, देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। नहीं आ रहा, तुम्हारी किस्मत है, अपडेट होने लगे, देखो अपडेट।